सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। लेट नाइट प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ। मुद्दा सीरिया वार। दोस्तों, अगर आज हम सीरिया के बारे में बात करते हैं तो मेरे ख्याल से जो कुछ अब हो रहा है वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड सिर्फ मेरे लिए नहीं है, अनएक्सपेक्टेड ये रूस के लिए है। कूटनीतिक या जो भू राजनीति को जानने वाले हैं उन सभी के लिए एक अजीब सा जो मुअम्मा बन गया है सीरिया का मामला। सीरिया में 52 ईरानी अड्डे मौजूद हैं, जो कि इससे पहले आईएसआईएस के साथ लड़ाई के दौरान जो है ईरान ने अपने जो बेस बनाए थे वो 52 अड्डे मौजूद थे। रशिया के काफ़ी अड्डे यहाँ पर मौजूद है, एयरफोर्स मौजूद है, S-300 400 मौजूद है, इनका खुफिया तंत्र मौजूद है। आखिर ये जो तैयारी चल रही थी हमला करने की ओलप्पो पर, दोस्तों मिलियन प्लस, यानी मिलियन प्लस जो चाहे वो 10 लाख से ऊपर जितने भी हो, 20 लाख तक जो भी शहर में आते हैं, तो इंटरनेशनल की जो एक ज़बान बनाई गई है इंटरनेशनली, उसमें ये मिलियन प्लस सिटी कहे जाते हैं। तो ओलप्पो मिलियन प्लस यानी भारी पॉपुलेशन वाला शहर है, आर्थिक राजधानी माना जाता है सीरिया की, और 310 किलोमीटर दमिश्क से रह जाता है। यानी बशार असद की गद्दी से 310 किलोमीटर दूर पर एक वेल प्लान्ड हमला किया गया। यहाँ पर रेबल्स कहे जाने वाले संगठनों ने कब्जा कर लिया, बाहरी इलाकों पर कब्जा कर लिया, कुछ हिस्सों पर कर लिया, कुछ पर नहीं किया। यहाँ पर रशिया ने अचानक एयर स्ट्राइक की, मगर सवाल एयर स्ट्राइक करने का और एक लंबी जो लड़ाई यहाँ पर शुरू हो चुकी है उससे उलझने का एक मामला जो शुरू हुआ है, ये तो अब चलता रहेगा। इस पर खबरें आती जाती रहेंगी, कभी बेगुनाहों की मौतों की खबर आएगी, तो कभी रेबल्स के पीछे हटने आगे बढ़ने की खबर आएगी, तो कभी ईरान के जो वहाँ पर फोर्स है उसके द्वारा कार्रवाई से रेबल्स के मरने की खबर आएगी, तो कभी रेबल्स द्वारा ईरानी बेस को उड़ाने की खबर आएगी। तो ये सब अब चलता रहेगा, क्योंकि अब ये 3-4 महीने का खेल हो चुका है। हमें समझना है कि बिहाइंड द कर्टन क्या है। बिहाइंड द कर्टन जो आज मुझे आभास हो रहा है वो ये है कि रशिया एनालाइज कर रहा है कि मुझे सीरिया को कितनी, कहाँ और कैसे मदद देनी है। यानी पूर्ण रूप से फैसला नहीं हुआ और सूचना के मामले में गच्चा खा गए। अब ये गच्चा रजब तैयब अर्दोगान ने दिया या फिर परमिशन लेके दिया गया, क्योंकि ईरान की फोर्सेस 52 बेस होने के बावजूद भी रेबल्स को इस इलाके में घुसने से नहीं रोक पाई और नाकाम हुई है। अमेरिका, ब्रिटिश मीडिया, इजराइल की फोर्सेस, सब कुछ यानी मोसाद और एजेंसी सब कुछ लगी थी शायद इस पूरे खेल के अंदर। शायद इसीलिए बार बार एम्बेसी उड़ाने से लेकर और महत्वपूर्ण जो स्ट्रेटेजिकार मिलिट्री ऑफिसर्स को ईरान भेजता रहा है, उनको लगातार टारगेट करके मारा है इजराइल ने। ईरान ने इस तरह के किसी अधिकारी को ना तो उड़ाया है इजराइल के अंदर, ना उड़ाया है सीरिया के अंदर। और फिर अचानक हिजबुल्लाह के साथ पीस डील हो गई। अब इस पीस डील में रशिया को क्या ऑनबोर्ड लिया गया था या नहीं लिया गया था, ये एक रहस्य बन चुका है। ईरान द्वारा जो कुछ किया गया था शायद वो अनएक्सपेक्टेड था कि अचानक हमास को या गाजा को छोड़कर हिजबुल्लाह अकेले पीस डील कर लेगा। ये बात बहुत से एक्सपर्ट को हजम नहीं हो रही थी। उसके बाद अब आपके लिए खबर यह है कि बहुत जल्द हमास के साथ पीस डील होने जा रही है। लगातार बातचीत जारी है। इजरायली अखबारों की अगर माने तो पीस डील के नज़दीक पहुंच चुके हैं। ट्रंप ने बिल्कुल क्लियर वाजे किया है कि गाज़ा में भी शांति होगी, मगर एक बात गाज़ा को लेकर बड़ी सीधी सी है दोस्तों फिलहाल, वो ये है कि मुझे अब भी गाज़ा के को लेकर जो फैसला होगा और जो अभी ये घटना हुई है सीरिया के अंदर, ये एक बार्गेनिंग पेच आया है और हिजबुल्लाह का
पीस डील में शामिल होकर एग्रीमेंट कर लेना और आराम से हमास को छोड़कर पीस डील को मान लेना, वो जो सवाल खड़ा होता है कि क्यों फिर गाजा के समर्थन में हिजबुल्लाह उतरा था। दूसरी तरफ ट्रंप का ये बयान कि हम हिजबुल्लाह के साथ, हिजबुल्लाह का नाम नहीं लिया है मगर गाजा के साथ यानी फ़लस्तीन के साथ हम अमन और शांति का मामला तय करेंगे और हम इंटरेस्टेड हैं ईरान के साथ बातचीत करके शांति की तरफ जाने के लिए। तो ईरान के साथ भी बातचीत करेंगे, हमास के साथ भी बातचीत की जाएगी, दोनों को एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग की जाएगी और अलग अलग तय किया जाएगा। तो कहीं क्या कोई ऐसा इनपुट ईरान के पास पहले से आ चुका था कि अब आपके साथ पीस डील और पाबंदियों में घिरी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को कुछ राहत पश्चिमी देश दे सकते हैं और उसके बदले में ये पीस डील की जा सकती है। तो ये एक सवाल है मेरा भी, आपका भी होगा विश्लेषण के तौर पर, और आगे क्या होगा वो तो जब रिजल्ट सामने आएंगे तभी पता चलेगा। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर हमास के साथ भी पीस डील साइन हो जाती है और 20 जनवरी से पहले जो दावा धमकी दी है ट्रंप ने कि पीस डील कीजिए, बंधक समझौता कीजिए, तो इसको हमास भी तस्लीम करने के अलावा शायद उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। और क्योंकि जो एक हथियार पहुंचाने, सप्लाई लाइन पहुंचाने और सिस्टम को जिंदा रखने के लिए जो मिस्र का और जो सीरिया का इस्तेमाल हो रहा था, ये अब रास्ते शायद अब बंद हो चुके हैं और अब हमास को शायद उतनी मदद किसी के द्वारा भी ना पहुंचाई जा सके, उनको एक अलग कोने में छोड़ दिया गया है। इसलिए वो दिन ब दिन कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं और स्थितियाँ बुरी हो चुकी है। इसलिए पीस डील पर कुछ बार्गेनिंग करके आया जा सकता है, जबकि रफा बॉर्डर से अपनी फोर्सेस को वापस बुलाना शुरू कर दिया है इजराइल ने। यानी हो सकता है कि कुछ हद तक डील आगे बढ़ चुकी हो। अगर बढ़ चुकी होगी तो इसका मतलब यह है कि कुछ दिनों के अंदर चरणबद्ध जो है इस डील को फाइनल कर लिया जाए, उसके बाद ट्रंप आए, उसके बाद इसमें अरबों को शामिल किया जाए और फिर जो डील ऑफ सेंचुरी के प्लान में जो मैंने क्रैक करके बताया था वो कभी सामने तो नहीं आई थी, मगर मैंने आपको बताया था कि सनाई के सहरा में बसाने की शायद कोई एक ऑप्शन होगा, या फिर कुछ इलाके जो है फ़लस्तीन के इलाकों को जॉर्डन से कुछ इलाके लेकर और कुछ गाजा के लोगों को एक बड़ी कीमत और उनको मकान देकर शायद जो है एक कहीं पर बसाने की कुछ मामले थे। तो हो सकता है, मतलब इस पर वो मैं पूरा प्रोग्राम ही किया था, वो आपके पास अगर होगा या ढूंढ लीजिएगा इसमें कि डील ऑफ सेंचुरी में क्या था। उस बिल्कुल एग्जैक्टली उस पर न जाते हुए कुछ और बीच का रास्ता निकालते हुए टू नेशन का जो है मामला शायद बन जाए। तो इसका मतलब ये होता है कि इस पूरे खेल के अंदर सभी खिलाड़ियों ने अपने अपने फायदे देखे और इस फायदे में अगर किसी को बिल्कुल पूरी मेहनत मदद सब कुछ करने के बाद भी चौराहे पर अपने आप को खड़ा पाया तो वो रशिया था। रशिया ने शायद नहीं की होगी ये उम्मीद कि उसकी मर्जी के बगैर युद्ध को अचानक रोक दिया जाएगा, जबकि यूक्रेन में यूरोपियन यूनियन और जो बाइडेन और अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट, ब्रिटेन खास तौर से एक नाटो के साथ युद्ध, फुल फ्लैश युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहा है। अगर यहाँ उन्हें गाजा के अंदर रिलीफ मिल जाता है तो वो रूस के ऊपर एक कोई बड़ा अटैक करने की तैयारी कर सकते हैं। इसलिए रशिया बिल्कुल चाहता होगा कि युद्ध को लंबा खींचा जाए, मगर ईरान ने अपना फायदा देखा होगा, हमास ने, हिजबुल्लाह ने अपना फायदा देखा होगा, तुर्की ने अपना फायदा देखा, या फिर कहीं तुर्की को वही बात अब मुझे समझ आ रही है कि रशिया के पास इंटेलिजेंस न हो कि यहाँ पर अटैक किया जाएगा और अचानक ओलप्पो कब्जे में ले लिया जाएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ ये नहीं हो सकता। ईरान के पास इंफॉर्मेशन हो ये मैं नहीं मानता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। रूस के पास ये इंफॉर्मेशन पहले से ना हो ये संभव नहीं है। क्या रजब तैयब अर्दोगान और व्लादिमीर पुतिन ने एक प्रेशर बिल्डअप करने के लिए सीरिया के जरिए, क्योंकि यहां पर ईरान मौजूद है और जिस तरीके से अगर हिजबुल्लाह हाथ खड़े कर देता है तो फिर उसके को सीक्वेंस जो है वो कैसे ईरान को और सीरिया को भुगतने पड़ सकते हैं वो हमारे सामने मौजूद है।
अब मुझे थोड़ी थोड़ी धुंध जो है वो छटने लगी है मेरी आंखों के सामने से, और मुझे कुछ जो एक्ट नजर आ रहा है, निश्चित रूप से रशिया लड़ेगा, लड़ता रहेगा और अपनी मर्जी से। अब इस जंग में जिसमें ईरान फंसा होगा, जिसमें सीरिया फंसा होगा, अगर गाजा और यानी इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई को अचानक बंद कर दिया जा सकता है, तो फिर यहाँ पर उल्टे ईरान को फंसाए रखा जा सकता है, क्योंकि ईरान की फोर्सेस रेबल्स को रोकने में पूरी तरह नाकाम हुई है। ये मैं भी नहीं, बल्कि रशियन एक्सपर्ट्स की ओपिनियन भी ऐसी ही कुछ है। अगर ऐसी रशियन एक्सपर्ट की ओपिनियन आती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। ये दोस्तों, तुर्की की तरफ से जिस तरीके से अभी जवाब सवाल किए जा रहे हैं और तुर्की की तरफ से कहा जा रहा है कि जो एक भारी तादाद में माइग्रेशन तुर्की की अंदर घुसने की तैयारी कर रहे थे, या फिर जो घुसे हुए थे जिन्हें वापस लेने के लिए सीरिया तैयार नहीं था, और जो एक बातचीत के टेबल पर हम बैठने की कोशिश कर रहे थे, बशर अल असद इस पर बैठने के लिए तैयार नहीं था। ये कनेक्टिविटी इस तरह से जुड़ती है कि हमास के साथ तो पीस डील हो जाएगी इजराइल की, क्योंकि उसे अपने वजूद को बताए रखना है और ट्रंप वही करेगा जो वो कह चुका है। और मध्य पूर्व में जिस जो डील ऑफ सेंचुरी कराने वाला सलाहकार है, उसी की नियुक्ति हो जाती है। ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं इस मामले को समझने में कि असल में सीरिया में हुआ क्या है और होने वाला क्या है। यहाँ दोस्तों, चाइना ने जरूर अपना स्टैंड ले लिया है, और चाइना ने कुछ कंपनियों को बैन लगाते हुए पहले ही, ट्रंप के आने से पहले ही, जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं, जो हथियारों की कंपनी है, उनके साथ अपनी डील को थोड़ा सा निपटाना शुरू किया है, और अपने BRI को जो है आगे बढ़ाना शुरू किया है। नेपाल तक पहुंच गया है, आगे कहाँ तक पहुंचेगा पता नहीं है। कुल मिलाकर अ, चीन के इरादे मुझे मतलब अभी तक फुटप्रिंट नहीं मिले कि वो ट्रंप के साथ एक व्यापार युद्ध में जाने से जरा सा भी घबरा रहा है। इसका मतलब ब्रिक्स रहेगा, भले ही एक आध देश उसमें से खुद निकल जाए या किक आउट कर दिया जाए, मगर वो अभी रहेगा। तो कुल मिलाकर वो उनकी जो करेंसी, उनका जो डिजिटल वारफेयर और सब कुछ उनका जो रशिया और चाइना का प्लान था, वह एज इट इज चलता रहेगा। ट्रंप आए ना आए इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता मध्य पूर्व में खेल जो है वो खिचड़ी की तरह फैल गया है, और इसमें सबसे असहाय इस वक्त जो है अगर कोई दिख रहे हैं तो वो दो देश हैं। उनमें से एक का नाम इजराइल है, जो पूर्ण रूप से दबाव में है और ट्रंप की धमकी के सामने घुटने टेक कर चुपचाप समझौते की तरफ बढ़ गया है, और हिजबुल्लाह से समझौता कर भी लिया है। जबकि वो लेबनान में भी प्लॉट काट के बेच चुका था, और गाजा में भी प्लॉट काट के लोगों को बेच चुका था। ये दो देश इस वक्त शायद इस एक अलग स्थिति में पहुंच रहे हैं। ये आने वाले कुछ दिनों में और धुंध छटेगी और कुछ क्लियरिटी होगी, उस तरफ भी सोचने और विचार करने का जो है वो हमें अधिकार है। हम अपनी जो ओपिनियन है उसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आपकी सहमति असहमति दोनों का स्वागत है। तर्क संगत और तर्क के साथ हो तो ज्यादा अच्छा है, और गाली गलौज और अ, मतलब पागलपन भरे कमेंट करने से कुछ हासिल नहीं होता है। उससे ये पता चलता है कि कितने लोग आज भी एक दयनीय मानसिक स्थिति में हैं, जिन्हें बेवकूफ बनाया गया है, जो सिर्फ किसी के कान में फूंक मारने से सेंटिमेंटल होकर कुछ भी कर सकते हैं, ये सोचे बगैर कि किस तरीके से अचानक पूरे मध्य पूर्व का जो सिस्टम है वो बदल के रह गया है। पूरे के पूरे खिलाड़ी, प्लेयर सब कुछ बदलते हुए नजर आ रहे हैं। रशिया ईरान के साथ खड़ा रहेगा, सीरिया का साथ देगा, मगर कितना देगा और किस डील के बाद इस पे शांति होगी ये देखना होगा। मगर यूक्रेन के पीस डील से पहले, पश्चिमी जगत को घुटने टिकवाने से पहले, लोगों की चतुराई, अक्लमंदी या धोखेबाजी के बावजूद रशिया जीती हुई बाजी हाथ से जाने देगा। मुझे नहीं लगता कि व्लादिमीर पुतिन या उसकी टीम इतनी बेवकूफ है।
और अगर इस मौके का फायदा उठाने के लिए रजब तैयब अर्दगान को अगर बार्गेनिंग का मौका मिलता है और अपने आप अपने देश के अंदर से कुछ बोझ कम करने का मौका मिलता है और दोनों तरफ उसके हाथों में लड्डू आते हैं, तो वो भी क्यों चूकेगा। और अगर ईरान को कोई अपना बहुत बड़ा फायदा नजर आ रहा था तो वो भी नहीं चूका। तो कुल मिलाकर अपने अपने फायदे में हर किसी को अधिकार है सोचने का, और हर किसी को अपने तरीके से एक्शन लेने का अधिकार है। जनता को भी अपने अपने प्लेयर्स के पीछे जो है चेयर लीडर बनने का पूरा अधिकार है और उनके समर्थन या विरोध करने का पूरा अधिकार है। और मुझे भी आपसे फिलहाल इजाजत लेने का पूरा अधिकार है। ठीक लगे तो आगे बढ़ाएं, ठीक न लगे तो सलाम करें। खुदा हाफिज।